हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, आज ये टेस्ट सीरीज 16वां है और ये बिहार दरोगा का स्पेशल लेके चलाया जा रहा है। बिहार दरोगा के साथ साथ में इसमें बीएसएससी सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, सरस्वती, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, इन सभी में क्या आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ जीके जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करवाता हूँ और हर एक फैक्ट का क्लियर करवाता हूँ। 4 ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन को इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करवाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब, जब बीम कहाँ रहती है, तो बीम फोकसांतर एवं इससे कम दूरी पर रहता है। कहाँ रहता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकसांतर फोकस से कम दूरी पर रहता है। अगर बात करते हैं तो अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो अवतल की दर्पण की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, वही होती है अवतल दर्पण की प्रकृति जो उत्तल लेंस की होती है। यानी यह जो प्रोसेस प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होता है, उत्तल लेंस जहाँ बनेगा वहाँ पे क्या होता है, अवतल दर्पण में भी यही प्रोसेस लागू होता है। तो अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है क्या होती है, उत्तल लेंस की ही वही प्रकृति होती है। और उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस, किसके, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है ना। जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं तो उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब समानता वास्तविक है ना, कैसा होता है, उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और समानता वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा छोटा एवं बराबर एवं बड़ा बनता है। कैसा, कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन अभिसारी लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में है ना, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनता है, समानता वास्तविक, उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा, बहुत ही छोटा बनता है उत्तल लेंस में, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं तो फोकस दूरी एवं प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल सेंटर के बीच क्या होता है, रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आभासी, सीधा एवं बड़ा महसूस होता है। कब रखेंगे, जब फोकस दूरी में एवं प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल सेंटर के बीच क्या होता है, रखने पर क्या होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आभासी, सीधा एवं बड़ा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो इनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, है ना। यानी दो समतल दर्पण है और क्या है, एक दूसरे से क्या है, 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो कह रहा है कि इसमें बना प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, तो इसमें बना प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 11। कैसे 11 होगा कि 30 डिग्री पर झुका हुआ है प्रतिबिंब और 360 में अगर 30 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 क्या है, एक कैसा संख्या है, एक सम संख्या है। लेकिन प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना है तो क्या होता है, 360 में थीटा का मान से क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मान जो आता है, अगर सम संख्या आता है तो क्या करते हैं, उसमें से एक घटा देता है। अगर विषम संख्या आता है तो मान वही होता है। लेकिन इसमें क्या है, सम संख्या, तो इसमें से एक घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, है ना। यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे को 30 डिग्री का कोण पर घुमाते हैं तो इनमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी, 11, यानी 11 प्रतिबिंब इसमें बनेगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर क्या होता है ना। तो अपवर्तनांक का मान में अगर हम तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी जिसका अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में अंतर क्या होता है, जैसे एक देखते हैं वीबग्योर, है ना। वीबग्योर का नाम सुने, वीबग्योर में क्या होता है, एक बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और लाल। इसमें क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है, तो लाल का होता है। तरंग दैर्ध्य एवं वेग सबसे अधिक लाल का होता है। लेकिन आवृत्ति, अपवर्तनांक, वर्ण, प्रकीर्णन, विक्षेपण, ये सभी किसका होता है, सबसे अधिक बैगनी का होता है। तो क्या होता है इसमें, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का मान में तरंग दैर्ध्य बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका
प्रकीर्णन क्या होता है? अपर्तनांक घटता है, यानी अपर्तनांक के साथ क्या घटेगा? प्रकीर्णन, विक्षेपण, है ना, आवृत्ति, ये सभी क्या है इसका घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक उसका सारा चीज़ तरंग दैर्घ्य और वेग को छोड़कर सारा से सबसे कम होगा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजारने पर विभिन्न वर्णों का विकिरण विचलन अलग अलग होता है। कैसे होता है? जब कांच को प्रिज्म से गुजारते हैं तो विभिन्न वर्ण का विकिरण के विचलन क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उनका अपवर्तनांक क्या होता है? उनका अपवर्तनांक भिन्न होता है ना, उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है या हम नेत्रिका का प्रयोग करते हैं। तो कैसा प्रयोग करेंगे? अगर हम साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है। कैसा लगा रहता है? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा रहता है ना। कैसा प्रयोग करेंगे? तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। अगर बात करते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी की, तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, है ना। साधारण सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगर बात करते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक होता है तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? तो सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? जेड जॉनसन एंड जे जॉनसन। जे जॉनसन एंड जेड जॉनसन ने क्या किया था? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किया था। क्वेश्चन पूछ देता है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे रहते हैं? तो इसमें एक उत्तल लेंस लगे रहते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना लेंस लगा रहता है? तो इसमें दो उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसकी खोज किसने किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप की? जे जॉनसन एंड जेड जॉनसन। तीसरा होता है कौन सा लेंस? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज नोल एवं रस्का ने किया था, है ना। नोल एंड रस्का ने इसका खोज किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो पता चल गया कि 3 गो माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप खोज रॉबर्ट हुक ने, जबकि जेड जॉनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज किया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? तो नोल एवं रस्का ने खोज किया था। और इसमें कितने लेंस लगे रहते हैं? तो इसमें भी 2 उत्तल लेंस लगे। केवल साधारण सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? केवल एक लेंस लगा रहता है। बाकी कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं? 2 उत्तल लेंस लगे रहते हैं। ठीक है। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है ना। और इसे मैग्नीफाइंग लेंस भी कहा जाता है। एक फॉर्मूला होता है इसका, साधारण सूक्ष्मदर्शी का फॉर्मूला होता है एक, याद रखिएगा, फिजिक्स में पढ़ना होता है, इसमें पूछा जाता है कि m बराबर क्या होता है? तो m बराबर 1 प्लस d/f। 1 बराबर क्या होता है? d/f। साधारण सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला है। ठीक है। कभी कभी क्षमता निकालना होता है तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो क्या होता है? d क्या होता है? डेस्टिनेशन होता है। f क्या है? फोकस दूरी है ना। यहाँ से कभी d दे देगा, f निकालने बोलेगा, कभी f दे देगा, d निकालने बोलेगा, कभी f और d दोनों रहेगा, इस आवर्धन क्षमता भी निकालने के लिए दे देगा। तो एक फॉर्मूला से क्या होता है? तीनों का 2 ऑप्शन रहेगा और एक का मान निकालना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की तरंगें होती है, तो प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? तो प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय होती है ना। वैद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक वेव होती हैं। अगर बात करते हैं तो प्रकाश के संचरण के लिए क्या होता है? तो प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। प्रकाश के संचरण की कोई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि ध्वनि के संचरण के लिए क्या होता है? किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है ना। और प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? स्प्रिंग एवं गर्त के रूप में होती है ना।
स्प्रिंग एवं गर्त के रूप में होती है। इसलिए प्रकृति क्या होती है इसकी, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है, ट्रांसवर्स वेव के समान होती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग है ना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यही कारण है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को अगर मीटर बदलते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो यहाँ से कभी कभी मान पूछ देता है मीटर में, कभी कभी किलोमीटर में, तो इसको मीटर और किलोमीटर को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक में वृद्धि होता है तो क्या होता है, माध्यम सघन हो जाता है। मैंने कोई भी माध्यम में अगर अपवर्तनांक में वृद्धि हो रहा है तो वह माध्यम कैसा होगा, डेंसर होगा, है ना, और उसमें प्रकाश का वेग कम होने लगता है। जैसे बात करते हैं तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, तो हीरा की अगर बात करें तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, कितना है, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है जो सबसे अधिक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है ना। तो यहाँ भी कभी कभी एग्जाम्पल में यहाँ से पूछ दिया जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक है तो उसमें क्या होगा, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक है तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, मतलब प्रकाश का वेग कम होगा और अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अंग्रेजी में जड़त्व आघूर्ण। तो इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। ऐसा ही मात्रक बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने दूरी, है ना, द्रव्यमान गुने दूरी, मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मात्रक क्या होता है, केजी, और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बीमा की अगर बात करते हैं, बीमा क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, ml स्क्वायर, टी इसमें 0, टी है ही नहीं, टाइम समय नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेस्ला निम्न में से किसका मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र में एसआई का मात्रक क्या है, टेस्ला, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं सीजीएस मात्रा में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, लेकिन सीजीएस मात्रा में क्या होता है, इसको गॉस बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 टेस्ला बराबर का मान पूछता है कि 1 टेस्ला का मान कितना होता है, तो 1 टेस्ला का मान होता है 10⁻⁻4 गॉस, ठीक है। और गॉस में पूछता है तो 1 गॉस का मान कितना होता है, तो 1 गॉस का मान होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, है ना। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ से बोलता है चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र अलग है कि जिसका एसआई मात्रक टेस्ला है, जबकि इसका सीजीएस मात्रक क्या बताए, गॉस। और एक गॉस बराबर कितना हो, 10⁻⁻4 टेस्ला, जबकि 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस। फिर यहाँ से बता चुंबकीय क्या होता है, प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, जबकि चुंबकीय प्रवाह, यही तो होता है। शब्द में क्या होता है, आंसर तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि सही क्षेत्र लगा क्या है, यहाँ दिया रहता है चुंबकीय क्षेत्र न बल्कि क्या दिया रहता है, चुंबकीय प्रवाह या फ्लक्स, है ना। तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाता है। चुंबकीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, एसआई मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक वेबर, ठीक है, एसआई मात्रक वेबर होता है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय प्रवाह का, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर, जबकि सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। और कभी कभी वेबर का मान और मैक्सवेल का मान दोनों में से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे अभी बताए थे 1 टेस्ला का मान कितना होता है, 10⁻⁻4 गॉस होता है। उसी तरह से 1 गॉस का मान कितना होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला। उसी तरह से यहाँ से चुंबकीय प्रवाह का मान पूछ देता है कि चुंबकीय प्रवाह के एसआई मात्रक जो वेबर होता है, तो 1 वेबर का मान कितना होता है, तो 1 वेबर का मान कितना होता है, तो 1 वेबर का मान हो जाएगा 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, जबकि 1 मैक्सवेल का मान बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁸ वेबर, है ना, उल्टा हो जाता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, जबकि 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर।
तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है, क्यों कि आदमी गलती करे, क्वेश्चन गलती करे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में होता है 310 केल्विन, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। जो हम लोग मापते हैं थर्मामीटर से, वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट में ही मापता है। लोग बोलता है कि हमारा इतना 98 डिग्री बुखार है, लेकिन बुखार नहीं हो, फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। तो ध्यान में रखें, जो लोग नहीं जानते वो लोग क्या है, लेकिन आप तो जानते हैं, तो उसके बारे में समझिए कि वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। और केल्विन में 310 केल्विन है ही। और रोमर में होता है, तो रोमर में क्या होता है? 29.6 रोमर, है ना। अगर बुखार लगता है तो उसका मान कितना होगा? लगभग 29.6 रोमर टेम्परेचर, ठीक है। अब जल का भी कभी कभी हिमांक पूछ देता है, जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु दोनों पूछ देता है। तो जल का हिमांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जबकि क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से 100 के बीच में 100 का डिफरेंस रहता है। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में 273, कितना हो जाए? 273 फ्रीजिंग पॉइंट। और 0 रोमर कितना हो जाता है? हिमांक, है ना। तो जल का क्वथनांक अगर बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक में, फ़ारेनहाइट में 212 और 373 केल्विन में, जबकि 80 रोमर में इसका क्या था? जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद रखने, किसी का एक का दिया रहेगा और दूसरे का पूछ देता है। C/5 बराबर क्या होता है? F-32/9। C/5 बराबर F-32/9 इक्वल टू क्या होता है? K-273/5 इक्वल टू R बराबर 4। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये चारों में से किसी का एक मान अगर पूछ देता है तो आप इसमें आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर के परिणाम है? तो ऊष्मा अंतर का प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान का। किसका है? तापमान का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। तापमान अवस्था का परिमाण को क्या होता है? ऊष्मा प्रवाह। और तापमान को किस में मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। और तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी। और ऊष्मा को किससे मापते हैं? तो ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और कैलोरीमीटर में जो वायर लगा हुआ रहता है और जो कॉइल लगा रहता है कैलोरीमीटर में, वो किसका बना होता है? किस धातु का बना होता है? तो कॉपर का, है ना। कॉपर मतलब तांबा का बना हुआ था। कैलोरीमीटर जो जिससे हम ऊष्मा मापते हैं, उसमें किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कॉपर बना होता है, कॉपर का कैलोरीमीटर बना हुआ होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो टेम्परेचर होता है वो किस से किस तरफ पे आता है? तो जो ऊष्मा होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आता है ना। तो ऊष्मा का प्रवाह किस तरह होता है? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो क्या करता है? जिसके द्वारा ठंडा एवं गर्माहट का महसूस होता है। कैसा होता है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा ठंडा एवं गर्मा का एहसास होता है, जो क्या करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में प्रवाह करता है। जबकि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक पूछ जाता है कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। जबकि व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी, जबकि ऊष्मा का सही मात्रक जूल होता है। जूल का मान भी पूछ देता है और कैलोरी का मान पूछ देता है, जैसे वेबर और गॉस का बताए थे, और है ना, टेस्ला और फ्लक्स का बताए थे। तो उस तरह से इसमें भी मान पूछ देता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, यानी 0.24 कैलोरी मान होता है 1 जूल का। जबकि 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो 1 कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल। इसको ध्यान में रखना है ना। तो जितना भी फैक्ट्स बताए हैं उसको थोड़ा ध्यान में
रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो किसी पिंड का अगर संवेग मोमेंटम अगर तिगुना कर देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा नौगुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², है ना। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है। और इसको अगर काइनेटिक अगर बात करते हैं तो इसको हाफ से अलग करते हैं। तो हाफ mv² में क्या होता है, इक्वेशन बनाने के लिए अगर इसमें हाफ mv² में अगर इक्वेशन बनाने के लिए m/, दोनों ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे तो क्या होता है, मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, एक फार्मूला बन जाता है। क्या होता है, हाफ या 2m हो जाएगा, हाफ 2m, और ये क्या हो जाएगा m², m यहाँ m यहाँ m² v² क्या हो जाएगा। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, p बराबर mv। p बराबर mv, तो यहाँ m² v² था, तो ये हो जाएगा क्या p², यानी p² का मान हो जाएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी का मान अगर पूछेगा तो p का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स एक अनंत तल पर रखा है तो इसको नीचे की ओर धकेलता है तो इसका झुकाव कोण कैसा होगा। यानी एक बॉक्स क्या है, अनंत तल पर रखा हुआ है, इसके नीचे एक की ओर अगर धकेलता है तो क्या इसका झुकाव कोण कैसा होगा। तो घर्षण के बराबर होगा, है ना। इसका झुकाव कोण कैसा होगा, घर्षण के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को आघूर्ण को कहा जाता है। तो संवेग को आघूर्ण को क्या कहा जाता है, तो संवेग को आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग, है ना। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग। कभी कभी इसका मात्रक पूछ देता है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक होता है। बीमा क्या होता है, तो बीमा हो जाता है इसका ml² t-1, है ना। इसका बीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का सही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिबल का सही मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और बात करते हैं प्रतिबल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस समानुपाती होता है विकृति का, मतलब जिसका स्ट्रेस प्रतिबल बढ़ जाएगा उसका विकृति भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल का अंग्रेजी होता है स्ट्रेस, जबकि विकृति का अंग्रेजी होता है स्ट्रेन। यानी जिसका स्ट्रेस बढ़ेगा उसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, प्रतिबल बढ़ेगा उसका क्या होता है, विकृति भी बढ़ेगा, जिसका स्ट्रेस घटेगा उसका विकृति भी घटेगा। तो इसका बीमा पूछता है, इसका बीमा होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बात करते हैं, तो रॉबर्ट हुक का नियम में क्या होता है। तो रॉबर्ट हुक का नियम में क्या होता है, प्रतिबल समानुपाती होता है किसका, ये जो प्रतिबल समानुपाती होता है किसका, तो विकृति का। यानी जिसका विकृति जैसा होगा उसका प्रतिबल वैसा ही होगा, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन विकृति क्या होती है ना, विकृति में जो स्ट्रेन होता है ना, ये क्या होता है, ये मात्रक एवं बीमा विहीन होते हैं। यानी इसका स्ट्रेन का मात्रक एवं बीमा नहीं होते हैं। आकृति विकृति बराबर होता है आकृति में परिवर्तन बटा मूल में परिवर्तन। मतलब इसका क्या होता है, एकमात्र विकृति है जो इसका बीमा और डायमेंशन ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। लेकिन प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक होता है। कितना होता है प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक बल बटा क्षेत्रफल। कितना होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा बल का न्यूटन बटा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल बटा मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा, यानी प्रतिबल एवं दाब का क्या होता है, बीमा समान होता है। यानी जो दाब का बीमा होता है वही प्रतिबल का भी बीमा वही होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। प्रतिबल का बीमा क्या होगा, तो प्रतिबल का बीमा किलोग्राम न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। तो इसका बीमा हो जाएगा ml-1 t-2। इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पदार्थ जिसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो बनने में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो यानी ऐसा पदार्थ जिसके बनने में क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो वो होता है यौगिक। यौगिक क्या होता है? तो यौगिक का सूक्ष्मतम रूप क्या, कभी क्वेश्चन पूछता है कि यौगिक का सूक्ष्मतम रूप कौन सा है? तो यौगिक का सूक्ष्मतम रूप होता है अणु, है ना। यानी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या है? अणु है। तो अणु क्या होता है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु क्या करता है? यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है, लेकिन क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जो क्या करता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जो परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या करता है? स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो दोनों में क्वेश्चन पूछ देता है कि यौगिक का सूक्ष्मतम रूप कौन सा है? तो अणु, है ना। अणु क्या करता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र रहता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। लेकिन तत्व जो होता है वो क्या करता है? वो परमाणु का वह सूक्ष्मतम रूप परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम रूप परमाणु कहलाता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना। जबकि यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या होता है? यौगिक को एक निश्चित अनुपात में होता है। तत्व क्या होता है? तत्व को दो आसान भागों में बांटा नहीं जा सकता है। यानी अयौगिक को दो भागों में बांट सकते हैं क्योंकि निश्चित अनुपात होता है ना। जबकि तत्व को दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो यौगिक अगर उदाहरण देते हैं तो उदाहरण में क्या होता है? यौगिक उदाहरण जैसे जल हो गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? इसमें क्या है? किसी न किसी निश्चित अनुपात में है। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सभी में क्या है? निश्चित अनुपात है ना। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो दिया हुआ है। इसलिए क्या होता है? यौगिक का एक निश्चित अनुपात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक कण जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो मौलिक कण जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो कौन कौन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और किसी तत्व का परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है? यानी किसी तत्व का परमाणु संख्या किस पर निर्भर करता है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉन संख्या के बराबर भी होता है। अब बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान की बराबर किससे डिनोट करते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। ए में क्या होता है? तो ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम के परमाणु क्रमांक बताइए। तो ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो पहले बता दें कि ड्यूटेरियम क्या है। तो यह एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम दूसरा है, तो इसका कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? तो 2। लेकिन बात करते हैं तो प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम के। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रोटियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो प्रोटियम में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कितना होता है? 1। जबकि ड्यूटेरियम में क्या होता है? ड्यूटेरियम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? प्रोटॉन बराबर 1, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1। जबकि ट्राइटियम की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाता है? 3। यानी ट्राइटियम क्या है? एक समस्थानिक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। और ट्राइटियम एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जो सभी समस्थानिकों में सबसे हल्का समस्थानिक ट्राइटियम है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है।
तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो सबसे बड़े मतलब समस्थानिक यानी आइसोटोप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप। परमाणु संख्या समान लेकिन क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान मास क्या होता है, अलग अलग होते हैं, इसे समस्थानिक कहलाते हैं। तो अभी बताएं, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तीनों का परमाणु संख्या 1 है लेकिन क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या था, अलग अलग। और सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम है ना। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। और ड्यूटेरियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल के रूप में किया जाता है। भारी जल के रूप में बनाने में किस किया जाता है, ड्यूटेरियम का। एक होता है साधारण जल है ना, एक होता है साधारण जल, एक होता है भारी जल। साधारण जल और भारी जल में कभी कभी अंतर पूछता है। तो साधारण जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जबकि D2O होता है भारी जल का। इसका अणुभार कितना होता है, 16, जबकि इसका अणुभार कितना होता है, 20। तो दोनों में डिफरेंस कभी कभी रेशियो, कभी कभी कुछ भी पूछ देता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी तत्व की परमाणु संख्या में ज्ञात होता है कि किसी परमाणु में कितने होते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या से क्या ज्ञात होता है कि इसके परमाणु कितने हैं, तो प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन रहेगा तभी पता चल पाएगा इसमें क्या परमाणु संख्या कितने हैं, है ना, इसी से ज्ञात होता है। और किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कण जिसका द्रव्यमान सबसे कम है। तो किसका द्रव्यमान सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा द्रव्यमान जिसका सबसे कम है, क्यों, क्योंकि सबसे हल्का सूक्ष्मतम कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का सूक्ष्मतम कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का आवेश और मास दोनों याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश होता है। जबकि इसका मास कितना होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको अगर शॉर्ट में बोलते हैं तो 9.1 को अगर एवरेज बार में 10 मान के चलते हैं तो 10 × 10⁻31 को इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 × 10⁻30 kg लिखते हैं। 10 × 10⁻30, क्योंकि 10 एक काउंट कर लिए थे, 31 से 1 घट जाएगा, है ना। तो यह भी क्वेश्चन का कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है। जबकि बात करते हैं प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश प्लस होता है ना, प्लस, और इलेक्ट्रॉन का माइनस था, वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का मास था। इलेक्ट्रॉन का आवेश था -1.6, लेकिन प्रोटॉन का हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी प्रोटॉन का आवेश प्लस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में रहता है, लेकिन इसका मास अलग होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.672 × 10⁻27 kg। 1.672 × 10⁻27 kg क्या है, प्रोटॉन का मास है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज आवेश नहीं रहता है, लेकिन इसका मास रहता है। मास कितना है, वही प्रोटॉन का जो मास है। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.672 × 10⁻27 kg। ये किसका है, प्रोटॉन का मास है, और न्यूट्रॉन का मास दोनों समान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को छांटिए। सही कथन को छांटना क्या है, क्लोरीन गैस सभी परमाणु समान द्रव्यमान संख्या में होते हैं, या क्लोरीन गैस के परमाणु भार भिन्न द्रव्यमान के होते हैं, या क्लोरीन गैस के परमाणु तो भिन्न द्रव्यमान के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि क्लोरीन गैस का परमाणु 2 भिन्न द्रव्यमान के होते हैं। कैसे, क्योंकि इसका होता है एक मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक में अगर बात करते हैं एक परमाणु में, तो एक परमाणु में क्या होते हैं, सभी अक्रिय गैस आ जाते हैं। क्या होता है, सभी अक्रिय गैस आ जाते हैं। इसमें मोनोएटॉमिक उदाहरण कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है, मोनोएटॉमिक में आते हैं। जबकि द्विपरमाणुक में, डाइएटॉमिक में कौन कौन आता है, जो क्लोरीन है ये भी डाइएटॉमिक में आता है, हाइड्रोजन है ये भी डाइएटॉमिक में आता है, एल्युमिनियम है क्या है, ये भी डाइएटॉमिक में आता है। कभी कभी एग्जाम्पल देता है, उससे पूछता है। तो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और
टेट्राऑटोमिक और ऑक्टाऑटोमिक, चारों से पूछ देता है, चारों ऑप्शन दे दिया रहेगा, चारों में से किसी का मान नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको चारों का एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि मोनोटोमिक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, डाईएटोमिक के उदाहरण कौन कौन होते हैं, जबकि ट्राईएटोमिक में एकमात्र उदाहरण एग्जाम्पल है वह ओजोन है ना। ट्राईएटोमिक के एकमात्र उदाहरण कौन है, ओजोन। टेट्राऑटोमिक 4 परमाणु में कुछ का उदाहरण है तो P4 टेट्राऑटोमिक का उदाहरण है फास्फोरस। जबकि ऑक्टाऑटोमिक है ना, ऑक्टाऑटोमिक जिसमें 8 परमाणु पाए जाते हैं वो है सल्फर 8 ऑक्टाऑटोमिक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। प्रोटियम के परमाणु में होते हैं, तो प्रोटियम के परमाणु में क्या होते हैं, तो प्रोटियम अभी बताए थे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और प्रोटियम में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं। ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटियम में नहीं पाया जाता है ना। प्रोटॉन की संख्या कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार 35 तथा क्रमांक 17 है ना, तो उसकी क्या है 17 है, तो उसमें नाभिक कैसा होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी तत्व का परमाणु भार मान के चलते हैं 35, ये दिया हुआ है 35 और परमाणु का 17 है, तो 35 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18, यानी प्रोटॉन की संख्या 17 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा है ना। तो प्रोटॉन 17 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर ए बराबर क्या होता है P+N। तो ए का मान दिया हुआ है 35 और हमको न्यूट्रॉन का मान पूछ रहा है, प्रोटॉन का भी मान दिया हुआ है कितना है 17, तो 17 में 35 में 17 घटाएंगे 18, तो न्यूट्रॉन 18 हो गया, प्रोटॉन दिया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी सीखना चाहिए। 3 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं है ना, तो उनसे समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 3 ओम और 6 ओम के समांतर प्रतिरोध में जुड़े हुए हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका समानांतर क्रम में होता है क्या 1/r बराबर कितना होता है, मान दिया हुआ है 3 और 6, तो 1/3 प्लस 1/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। ऐसे श्रेणी क्रम में रहता, तो श्रेणी क्रम में रहता तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 6 9 ओम हो जाता, तो श्रेणी क्रम में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग देता है, तो पत्तियों का हरा रंग कैसे देता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फूल पत्ती का बीज क्या रंग कैसा होता है, अलग अलग होता है, मतलब हरा होता है ना। अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका मुख्य घटक क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य घटक क्या है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसका मुख्य घटक क्या है, तो मैग्नीशियम। और कभी कभी एग्जाम्पल यहाँ से पूछता है कि भूमिगत तना एवं जड़ का सफ़ेद होना किसके कारण, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। भूमिगत तना एवं जड़ का सफ़ेद होना ल्यूकोप्लास्ट के कारण, जबकि हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण। एग्जाम्पल यहाँ से पूछता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण है ना, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। जबकि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है दाग धब्बा छुड़ाने में काम आता है। तो टमाटर में कौन सा एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर का लाल रंग किसके कारण, तो लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण है ना, और पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण। देखते हैं पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ हो जाती पेड़ पौधों की, उसमें क्या होता है पीला रंग किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन से 3 क्वेश्चन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण है ना, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, और दूध का पीला रंग हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण, जबकि पत्तियों का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। जबकि दूध का सफ़ेद होना किसके कारण, दूध का सफ़ेद होना कैसीन के कारण है ना, कैसीन के कारण दूध का सफ़ेद होना।
क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जलीय पौधा का एवं जलीय जीव जंतु का बाहरी भाग जलरोधी कवच से बना होता है। वो किसका बना होता है? तो कैरोटीन का ही बना होता है। जलीय पौधा देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जलीय जीव जंतु के बाहरी भाग में क्या होता है, जलरोधी कवच पाया जाता है, उसमें क्या होता है, वही कैरोटीन का ही बना होता है। सेव का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेव का लाल रंग राइबोफ्लेविन के कारण। इसके कारण राइबोफ्लेविन के कारण सेव का लाल रंग। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण? तो चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण। बीटानिन के कारण चुकंदर का लाल रंग। जबकि आलू का हरा रंग किसके कारण? तो सोलिनिन के कारण। सोलिनिन के कारण आलू का हरा रंग। पपीता का पीला रंग किसके कारण? तो कैरिकोजेंथिन के कारण। पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण। जबकि तेल का पीला रंग किसके कारण? तो कैरिकोनाइट के कारण। फल का पीला रंग कैसा होता है? तो फल का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल के कारण फल फूल का पीला रंग होना। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? तो कुकुरमीन के कारण। कुकुरमीन के कारण क्या होता है? हल्दी का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी दुबे ने। डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। जबकि राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। और केंद्रक किसका पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और गोल्जी बॉडी की अगर बात करते हैं तो गोल्जी का या गोल्जी बॉडी के, तो इसमें क्या होता है? कोशिकीय श्रावण का काम होता है गोल्जी बॉडी में, है ना। कोशिकीय श्रावण का, सेलुलर सिक्रेशन का काम किस में होता है? तो गोल्जी काय में या गोल्जी बॉडी में। इसे क्या कहता है? डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक, मोलिकुलर ट्रैफिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, फिर अभी जस्ट इसी पे डिस्कशन कर रहे, फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोल्जी का प्रमुख काम श्रावण करना। क्या होता है? कोशिकीय श्रावण करना। जबकि श्वसन की काम बात करते हैं तो श्वसन, कोशिकीय श्वसन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें क्या होता है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। और कोशिका विभाजन किस में होता है? तो केंद्रिका विभाजन में कोशिका विभाजन होता है। पाचक रस उत्पन्न होता है किस में? तो लाइसोजाइम में। लाइसोजाइम में पाचक रस उत्पन्न होता है। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली, सुसाइडल बैंक कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहा जाता है। प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हो? तो राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम कार्य करते हैं कैसे? तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। अभी बताए थे लाइसोसोम कैसे करते हैं। तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। जबकि प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में। और वसा संश्लेषण कौन करता है? तो त्वचा। वसा संश्लेषण कौन करता है? तो त्वचा करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य का पहला प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने। जबकि हक्सले की अगर बात करते हैं तो हक्सले, हैस्टिंग्स दिया हुआ है, हक्सले क्या किए थे? तो हक्सले ने जीव द्रव्य की खोज किए थे, है ना। हक्सले ने जीव द्रव्य की खोज किए थे, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? हक्सले ने। जबकि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पुरकिंजे ने। डार्विनवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने था? डार्विन ने। जॉन डे के बदले में रहता एक्सरे, तो एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटगेन ने, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इसका चर्चा तो बहुत पहले से कर दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नोल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। जबकि स्लाइडेन एवं स्वाइन ने क्या किया था? तो सेल थ्योरी की सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत दिया था।
और कोशिका सिद्धांत में क्या होता है, सभी सजीवों का कार्यात्मक संरचना इकाई में क्या होता है, सेल होता है। कोशिका सिद्धांत में क्या होता है, सभी सजीवों का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, सेल होता है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, तीसरा अगर क्वेश्चन निकालना है तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडल मॉडल, क्या ना, डीएनए की द्विकुंडल मॉडल को किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने ही डीएनए के द्विकुंडल मॉडल की सिद्धांत दिया था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और बात करते हैं तो वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज दिया था किसके लिए, तो डीएनए को द्विकुंडल मॉडल का सिद्धांत दिया था, इसलिए डीएनए इनको वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, तो न्यूक्लियस की खोज किया था, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, डी। यहाँ पे क्या है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ, हैदराबाद में, है ना। और हैदराबाद में क्या होता है, यहाँ डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। कहाँ पे, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कार्य कहाँ होता है, तो हैदराबाद में। जबकि फ्रेशर नामक विद्वान ने क्या किया था, डीएनए के न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था, किसने, फ्रिश ने। फ्रिश एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है क्या, उन्होंने कहा क्या था, तो डीएनए का न्यूक्लिक एसिड की खोज किया था, डीएनए के न्यूक्लिक एसिड खोज फ्रिश ने। जबकि डीएनए का द्विकुंडल मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने। हैदराबाद में और क्या है, तो हैदराबाद में क्या है, IRDA इरडा का मुख्यालय है, जो क्या है, एक बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ना। तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जा, सी सही होगा। तो आनुवंशिकी का पिता किया जाता है मेंडल को, है ना। डार्विन ने क्या किया था, तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और वाइजमैन ने क्या किया था, तो लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया था। वाइजमैन ने क्या किया था, तो लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया था। क्यों, क्योंकि लैमार्क सिद्धांत में क्या कहा था कि उपार्जित लक्षणों को वंशानुगति का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमैनिटी कैरेक्टर इन हेरिटेज, यानी लैमार्क ने क्या कहा था, लैमार्क ने कहा था यूज एंड डिसयूज थ्योरी दिया था। लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज थ्योरी दिया था, जिसका किताब फिलोसफिक थ्योरी में लिखा गया है। लेकिन बात करते हैं तो वाइजमैन ने क्या किया था, इस थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी को उन्होंने काट दिया था। तो वाइजमैन ने कहा था, वाइजमैन ने लैमार्क को यूज एंड डिसयूज थ्योरी को क्या किया, नकारात्मक कर दिया, काट दिया था। और वाइजमैन ने क्या किया, चूहे का प्रयोग किया। क्या, वाइजमैन ने चूहा को लगभग कितना 20 पीढ़ी तक क्या किया था, पूंछ को काटता रहा, फिर भी क्या उसमें पूंछ आता रहा, इसलिए यूज एंड डिसयूज थ्योरी को उन्होंने काट दिया। ह्यूगो ड्यूब्रिज ने क्या किया था, तो ह्यूगो ड्यूब्रिज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, है ना, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का सिद्धांत दिया, मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन साहब ने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन से। वंशानुगति का इकाई क्यों क्या है, तो वंशानुगति की इकाई को जीन कहा जाता है। क्या होता है, जीन। और जीन की खोज किसने किया था, तो जॉनसन ने, जीन की खोज जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे का संस्करण का प्रयोग किया था, तो मेंडल साहब ने किस संस्करण पौधे का, तो गार्डन पी, जिसको मटर पौधा कहते हैं ना, मटर का पौधा, जिसको पाइसम सटाइवम नाम दिया गया, रासायनिक क्या नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, मटर का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसने क्या किया था, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो गार्डन पी, मटर पी के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के पौधे का प्रयोग किस लिए किए थे, क्योंकि यह जो गार्डन पी है, मटर पी है, तो मटर पी में क्या होता है, इसका जीवन चक्र काल क्या होता है, छोटा होता है ना। ये जीवन चक्र काल क्या होता है, छोटा होता है। इसको उगाने में क्या होता है, सुविधा होती है ना। इसमें विभिन्नताएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है। अब परागकण की अगर बात करते हैं
तो परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। स्व परागण और पर परागण। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर जैसे अगर बात करते हैं, एक फिगर बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। इसको कहते हैं जो इसके एक मान लेते हैं, एक वृक्ष है, इसके नीचे अगर कोई फल लगता है तो इसके नीचे एक छोटा छोटा पत्ता रहता है, तो इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, जिसको अंग्रेजी में कैलिक्स बोलते हैं। इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है। और ये जो फूल लगता है, इसको कहते हैं कोरोला। कैसे, क्या कहते हैं? कोरोला, जिसको दलपुंज बोलते हैं। इसको बाह्य दलपुंज, इसके बाद बोलते हैं दलपुंज, है ना। अब इसकी एक इकाई को पेटल कहा जाता है, जबकि बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे जो होता है अंदर में भ्रूण कोश होता है, इसमें क्या होता है? परागकण होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है ना, फोलन ट्यूब होता है, ओवेरी होता है और ओव्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है? इसी में परागकण होता है। तो क्या होता है इसमें? तो प्रयोग करने के बाद क्या हुआ? मेंडल साहब ने प्रयोग करने के बाद इसको क्या हुआ? 3 नियम दिया। मेंडल साहब ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन? तो पहला नियम दिया कि प्रभाविकता का नियम। कौन? प्रभाविकता का नियम किन्होंने दिया था? तो मेंडल साहब ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी किसने दिया था? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस थ्योरी मेंडल ने दिया था। दूसरा थ्योरी आता है इनका युग्मकता का सिद्धांत, है ना, युग्मक का सिद्धांत और अनुवांशिक कारक का पृथक्करण का नियम, इसे किसने दिया था? तो मेंडल साहब ने। जबकि तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों का नाम पूछ देता है कि तीनों का नाम देता है, और एक छांटना रहता है कि इन्होंने मेंडल साहब ने प्रयोग नहीं किया है। तो किसका प्रयोग किया? प्रभाविकता के नियम का प्रयोग किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रयोग मेंडल ने, और युग्मक की शुद्धता का एवं आनुवंशिक कारक का पृथक्करण मेंडल ने, स्वतंत्र अपव्यूहन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रयोग मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। अभी देखिए 3 नियम बताए थे, तीनों यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मतलब एक नहीं है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन दिया था, प्रभाविकता के नियम दिया था, युग्मकों का शुद्धता दिया था। एक और ऑप्शन है सहलग्नता, है ना, सहलग्नता का नियम इन्होंने नहीं दिया था, बल्कि इन तीनों ने मेंडल साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड अनुपात में क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? 3:1 होता है मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड में क्या होता है? तो डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1 होता है डाईहाइब्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको समझाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, भारत प्रदेश अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले क्या थे? मार्ले राज्य सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय थे। और 1909 के भारत प्रदेश अधिनियम में क्या कहा था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया था। कब? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो 1919 में, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत सरकार अधिनियम कब हुआ था? तो 1935 में क्या हुआ था? तो पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई थी। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कहा था? पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई थी, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी में की थी, इसी भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। और प्रांतों में क्या किया था? प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया था। 1935 भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या हुआ? तो प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। और 19 में क्या हुआ? तो 19 में हुआ था चेम्सफोर्ड के काल में, तो जैन, सिख एवं यूरोपियों को मतदान का अधिकार दिया गया, और महिलाओं के लिए पहली बार मतदान देने का अधिकार 1919 भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। और इसमें क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ? भारत को बंटवारा कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब हुआ था, तो 1976 में, चर्चा बहुत बार किए हैं। 1976 में किसकी समिति पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किसमें जोड़ा गया था, तो भाग 4 में, है ना, भाग 4 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। सबसे क्वेश्चन पूछता था भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। 44वें संविधान संशोधन कब किस काल हुआ था, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में, मैंने उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। उसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, है ना, मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको वैधानिक अधिकार दिया गया 300 के क में। तब से 7 मूल अधिकार थे, तब से हो गया 44वें संशोधन के तहत 6 ही मूल अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप सोचेंगे कि बुध सूर्य के नज़दीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, यहाँ पे गर्मी महसूस होती है। गर्मी कैसे होती है, आप खुद देख सकते हैं, आप सांस लेते हैं, आप सांस मुंह से हवा निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्म निकलता है। तो गर्म मतलब क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। वो किस ग्रह पर है, तो शुक्र को, है ना। और बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है ना। बुध और शुक्र 2 उपग्रह हैं 8 उपग्रह में, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और शनि की अगर बात करते हैं तो शनि उपग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह वाला संख्या कौन है, तो शनि है ना। मंगल की अगर बात करते हैं मात्र 2 उपग्रह, फोबोस एवं डिमोस, किसका उपग्रह है, तो मंगल के फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को तो कहना ही नहीं है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन, जुड़वा बहन, तो कौन कौन बहन, इसको सब शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों समान होता है, लगभग समान, दोनों समान लगभग समान होता है। क्योंकि इसका परिक्रमण काल कितना होता है, तो 224 दिन का होता है। 224 दिन परिक्रमण काल होता है, जबकि इसका घूर्णन काल कितना होता है, 243 दिन, है ना। यानी एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण करने में कितना कम समय लगता है, लेकिन घूर्णन करने में ज़्यादा समय लगता है। तो 243 224 दोनों से कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, तो डिफरेंस कितना होता है, 13 और 6 19 दिन का डिफरेंस होता है ना, घूर्णन काल और परिक्रमण काल में। और शनि क्या होता है, शनि ग्रह क्या होता है, जल की सतह पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि एकमात्र ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा छल्ला पाया जाता है, इसे सुंदर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शनि को। और शनि ग्रह का सबसे घनत्व कम होता है, कितना होता है, 0.69, है ना, इसलिए जल की सतह पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946, है ना, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। और जवाहरलाल नेहरू से अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 22 जनवरी 1947 को क्या किए थे, 13 दिसंबर 1946 को क्या किए थे, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे संविधान सभा में। और यह उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और उसको स्वीकार किया कब, तो इन्होंने संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इन्होंने स्वीकार किया उद्देश्य प्रस्ताव की, इन्होंने संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को और क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, माइक्रो, सूक्ष्म मतलब माइक्रो इकोनॉमी, यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। तो इसको कीमत के सिद्धांत पर दिया गया है। जबकि माइक्रो इकोनॉमी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कीमत के सिद्धांत पर, जबकि मैक्रो इकोनॉमी, है ना,
समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था निवेश के सिद्धांत पर दिया गया है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर यह 40 डिस्कशन अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।